हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये जो वीडियो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट 7 है और हमने 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन चेक करें, ठीक है। तो आज के इस जो पिछला वीडियो है उसको कंटिन्यूअस करते हुए आज हम लोग देखेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक से आपका जेईई मेंस, आईआईटी और क्लास 11th या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। और इससे आपके एग्जाम में पक्का आने का उम्मीद बना होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि गुरुत्व के अंतर्गत गति। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुरुत्व के अंतर्गत गति क्या होता है। तो गुरुत्व के अंतर्गत गति का मतलब ये होता है कि जब वस्तु को अगर हम लोग कोई मान लीजिए कि कोई बॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस बॉल को क्या किया कि इसे ऊपर फेंका, ठीक है। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो ये कुछ हमारा यह ऊंचाई तक जाएगा। मान लेते हैं कि यह ऊंचाई तक ये जो बॉल है ये कुछ ऊंचाई तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतना ऊंचाई तक हमने इसको फेंका, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये एच ऊंचाई तक गया है, राइट। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया एच ऊंचाई तक गया है। अब मान लीजिए कि इसका प्रारंभिक वेग जो है u है और अंतिम वेग मान लेते हैं कि v है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो इस प्रकार का गति करता है पिंड, ठीक है, नीचे से ऊपर। तो अब बताइए कि ऊपर से भी तो नीचे आ सकता है ना। तो जब ऊपर से भी नीचे आ सकता है और नीचे से भी ऊपर जा सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्व के अंतर्गत जो गति होता है, इस प्रकार जो वस्तु गति करता है उसे गुरुत्व के अंतर्गत गति कहा जाता है, राइट। अब उसके बाद ये जो गुरुत्व के अंतर्गत गति होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, है ना। हमने क्या कहा, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और ध्यान देना है आपको कि जो ये यच होता है ये यश के बराबर हो जाता है, यानी कि विस्थापन। अब बोला जाए तो वस्तु यहाँ से यच ऊंचाई तक गया तो कहने का मतलब यहाँ पे विस्थापन तो जरूर हुआ। अब ये विस्थापन किसके बराबर होगा, तो इस यच के ही बराबर होगा, है ना। और जो त्वरण उत्पन्न होता है, अब जब वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अब भाई गति करेगा तो सिंपली बात है उसका वेग परिवर्तित होते जाएगा लगातार, है ना, या घटता जाए या बढ़ता जाए, ठीक है। तो जब वस्तु गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वो त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, ठीक। और गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। या हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। या आप अगर लिखना चाहें तो इसे आप 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है, तीनों वैल्यू होता है जी का मान। तो यहाँ पर हम लोग, या कभी कभी कह दिया जाता है जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 वैल्यू होते हैं जिसमें हम लोग खाली केवल अध्ययन करते हैं इसका, है ना, ज़्यादातर। और जब तक कहा ना जाए तब तक जी का मान हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में अब अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि गुरुत्व के अंतर्गत गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि यह एक ऐसी गति होती है, कौन, गुरुत्व के अंतर्गत गति। यह एक ऐसी गति होती है जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत मतलब जैसे हमने कोई वस्तु को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ऊपर जब फेंका तो ये वस्तु ऊपर तो जाता है लेकिन एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाकर फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों नीचे आता है, यानी कहीं ना कहीं इसको कोई चीज़ खींच रहा है मतलब ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। तो जब आकर्षित करता है, ये खींचता है, तो उस वक्त वो वस्तु बल का अनुभव करता है। तो इस बल को ही नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, या आप इसे गुरुत्व भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कि गुरुत्व के अंतर्गत रहकर गति करता है कौन, तो वस्तु। इस गति में जो त्वरण उत्पन्न होती है वह गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होती है। तो इसमें हमने आपको बताया कि जो इसमें इस प्रकार का जो वस्तु गति करता है, इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, ये जो त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग कि g का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि g का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। राइट, तो ये तीनों वैल्यू आप याद करिएगा, अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग चूंकि क्या जानते हैं हम लोग कि चूंकि गति के दौरान जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, यानी मान लीजिए कि कोई सीधी रोड पर गति करता है, ठीक है, तो उस दौरान आपका गति का 3 समीकरण होता है जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। क्या क्या होता है दोस्तों, तो ये पहला समीकरण है हमारा कि v बराबर यू टी प्लस हाफ, सॉरी v बराबर u प्लस ए टी होता है पहला समीकरण। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप पहला समीकरण क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। राइट, तो अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें गुरुत्व के अंतर्गत गति करना है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि लेकिन जब कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है तो वस्तु के इस गति को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जब गुरुत्व के अंतर्गत गति करेगा वस्तु तो 2 भागों में हमने बताया था भी, है ना, शुरुआत दान में ही, कि कोई भी वस्तु जब गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है तो वह 2 प्रकार का करता है। पहला तो नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो सबसे पहले पहला यहाँ पे ले लेते हैं कंडीशन। तो कंडीशन नंबर यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में हो, जैसे कि हमने किसी बॉल को फेंका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं कि u है, और इसे जब हमने फेंका तो ये वस्तु h ऊंचाई तक गया। ठीक है, तो जो हमारा विस्थापन होगा वस्तु का वो क्या हो जाएगा, यस बराबर h हो जाएगा, है ना। ये भी तो एक हम कह दें कि अपने आप में विस्थापन है। ठीक है, और अंतिम वेग मान लेते हैं v है। तब गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, और इसमें ध्यान दीजिएगा जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें मेनली ध्यान देना है आपको कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होगा वो तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी कि a तो g के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि जब वस्तु, आपको मैं बताया था कि जब वस्तु की चाल लगातार घटने लगे तो जो उत्पन्न त्वरण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, यानी कि वस्तु मंदन अवस्था में आ जाता है ना। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि a का मान क्या हो जाएगा, -g के बराबर, क्योंकि जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु धीरे धीरे अपने वेग को कम करते जाती है ना। और एक स्थिति ऐसा आता है जब वस्तु यहाँ पर रुक के फिर नीचे गिर जाता है ना। तो यहाँ पर देखना है कि मान लिया कि ये ऊपर ही जा रहा है लेकिन इसका क्या होगा, वेग लगातार घटते जाएगा, इसलिए हमारा जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक में बदल जाता है। तो यहाँ पे त्वरण का काम कौन कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि a बराबर -g हो जाएगा और यस बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। तब गति का प्रथम समीकरण क्या होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। लेकिन a के जगह पे क्या रखना है, -g। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, u प्लस a के जगह पे क्या रख दिया हमने, -g और इंटू टी। तो अब देखिए ये माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर u माइनस जी टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही लिख दिया हमने कि u माइनस जी टी। अब ये गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या मिलेगा, u माइनस जी टी। तो इस फॉर्मूले को एकदम याद रखिएगा, याद क्या इसको समझ लीजिएगा, है ना, कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है वो माइनस में होता है और वो a बराबर क्या होगा, -g। तब गति का प्रथम समीकरण क्या निकल के आएगा, u माइनस जी टी। अब गति का द्वितीय समीकरण को देखें हम लोग, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी हमने बताया, है ना। तो यहाँ पे यच बराबर, यस किसके बराबर है दोस्तों, यस यच के बराबर है, तो हमने यहाँ पे यच रख दिया और फिर बराबर यू टी प्लस हाफ
और यहाँ पर जी के जगह पे, यहाँ पे ए हमारा किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर, तो यहाँ पे माइनस जी रख देंगे और टी स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यू टी तो वैसे ही लिख देना है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर हमने लिख दिया। तो गति का जो द्वितीय समीकरण मिलेगा एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि गति का तृतीय समीकरण भी आ जाता है हमारा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया तथा गति का तृतीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। लेकिन यहाँ पे a का मान क्या लेना है, माइनस जी, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर तो हमने उसी तरह लिखा प्लस 2as होता है, तो a के जगह पे क्या रखना है, माइनस जी, और यस के जगह पे क्या रखना है, यच, तो हमने वही किया है। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर तो उसी तरह लिख लेंगे, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2gh हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2gh, तो यानी कि कुल मिलाकर हमारा v स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल केसेज बन जाता है ना। यहाँ पे क्या केसेज बनता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु को हमने फेंका और वो वस्तु क्या हुआ कि जाते 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 अधिकतम ऊंचाई तक, मान लीजिए वो कुछ ऊंचाई तक जाकर फिर वहाँ पर रुक गई, यानी कि इसका लगातार वेग कम होते जा रहा है ना। ऊपर जब जाएगा वस्तु, तो चाहे आप किसी बॉल को फेंक दीजिएगा, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो अधिकतम ऊंचाई तक जाकर और एक ऐसा अवस्था आता है जब वो वस्तु वहाँ पर रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए, है ना, और सूक्ष्म समय के लिए। तो जब वो रुकता है तो उसका अंतिम वेग क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है, राइट। तो वही यहाँ पे स्पेशल केसेज बन जाता है कि इस स्थिति में वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाए, विराम में हो, अर्थात जब हमने फेंक दिया तो लास्ट में क्या हो जाए, उसका वेग, वहाँ पे वस्तु रुके तो उसका वेग क्या हो जाए, अंतिम तो शून्य हो जाए। अब प्रारंभिक तो हमने फेंका है तो भाई यू ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अर्थात v बराबर 0, तब गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, तो गति का प्रथम समीकरण हमने अभी अभी निकाला है, v बराबर क्या है, u माइनस जी टी, सिंपली यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो v बराबर u माइनस जी टी, और यहाँ पर जो v का मान है वो 0 के बराबर हमने रखा है, तो सिंपली यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ पे u माइनस जी टी है तो u माइनस जी टी, यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना जी पर ना टी पे, है ना। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो माइनस जी टी इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी आ जाएगा। तो ये हमारा गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार हम लोग गति का द्वितीय समीकरण देख लेते हैं। तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था आपको कि h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, v का मान 0 रखना है, लेकिन तो यहाँ पे तो v है ही नहीं, तो सिंपली आप द्वितीय समीकरण h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब जिसमें v रहेगा उसी में परिवर्तन आएगा ना, क्योंकि अंतिम वेग क्या है, शून्य है, और इसमें अंतिम वेग से कोई लेना ही देना नहीं है। चलिए, तथा तृतीय समीकरण हम लोग देख लें। तो तृतीय समीकरण हमने क्या बताया अभी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब v का मान क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यू स्क्वायर माइनस 2gh ही रह जाएगा। अगर अब हमें u का मान निकालना है दोस्तों, तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो प्लस में आ गया है। अब स्क्वायर है तो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट छट जाएगा ना, इतना तो आप सब जानते ही होंगे। चलिए, अब केस नंबर अब इसी में कंडीशन नंबर दूसरा आ जाता है कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए तब। हमने क्या बोला कि जब कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाए, है ना, या ऊपर से गिरे तब, तो उस दौरान हमारा क्या हो जाता है, यश जो होता है यच के बराबर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि लगातार इसके वेग में, इस वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि होते जाएगा, है ना, यानी कि इसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो वेग बढ़ते जाएगा तो फिर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो प्लस में होगा, धनात्मक होगा, तो त्वरण कैसा होगा, तो वो प्लस जी होगा, राइट, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ए बराबर प्लस जी। तब गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या करना है, प्रयोग g, तो इसलिए यहाँ पर v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, है ना।
तथा इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण यच बराबर, यानी कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यस बराबर, यस के जगह पे क्या रखना है, यच, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ, और ए के जगह पे क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, है ना। तो हमारा द्वितीय समीकरण ये मिल गया। तृतीय समीकरण क्या मिलेगा, तो भी स्क्वायर बराबर, हम क्या जानते हैं तृतीय समीकरण, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो रहेगा, प्लस भी रहेगा, लेकिन 2 के बाद जो है ये हमारा ए के जगह पर जी आ जाएगा और यस के जगह पर यच आ जाएगा, क्योंकि जो विस्थापन है वो यच के बराबर है, और यहाँ पे जो ए है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है ना। तो इस प्रकार ये हमारा, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उस कंडीशन में गति के तीनों समीकरण होते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है बहुत बढ़िया बढ़िया, तो हम आपको लास्ट क्लास में बता देंगे। लास्ट मतलब इस टॉपिक को सारा को, थ्योरी को ख़त्म कर लेने के बाद हमने सोचा है कि जो न्यूमेरिकल का वीडियो है वो अलग से डालें, है ना। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो, ठीक है, मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, अब इसमें स्पेशल केसेज क्या बन जाता है, तो इस अवस्था में वस्तु मुक्त अवस्था में छोड़ा जाए, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये वस्तु गेंद जो है इसको मैं पकड़ के रखा हूँ और इसको तब छोड़ूं, तो जब पकड़ा हूँ और छोड़ूंगा तो अंतिम वेग तो इसका भी हो रहा है ना, और प्रारंभिक वेग जब मैं रोका हूँ तो ये विराम अवस्था में है, और जब ये विराम अवस्था में है तो u का मान क्या होगा, 0, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इसे ऊपर से ही छोड़ रहा हूँ तो नीचे की ओर गिर रहा है, तो जब नीचे आएगा तो उसका अंतिम वेग मान लेते हैं भी होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो विराम अवस्था में। सो यहाँ पे वही लिख दिया है हमने स्पेशल केसेज में कि इस अवस्था में वस्तु को मुक्त अवस्था में छोड़ा जाए तो u बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे देखिए आप, गति का प्रथम समीकरण हमने क्या प्राप्त किया, v बराबर u प्लस जी टी। अब u के बराबर 0 रख दिया जाए यहाँ पर तो क्या मिलेगा, v बराबर, तो हमने यहाँ पर रख दिया है, इसलिए v बराबर क्या मिलेगा, u के जगह पर 0 प्लस जी टी, यानी v बराबर हमारा कुल मिलाकर जी टी मिल जाएगा, है ना। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो v बराबर जी टी हो गया। अब द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण देखिए यहाँ पर h बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u का मान 0 रख देंगे तो 0 में t का गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो h बराबर यहाँ पर देखिए, तो वही हमने लिखा कि h बराबर u का मान 0 रख देंगे, उसके बाद ये t है और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये पोर्शन तो पूरा 0, h बराबर क्या मिल जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। सो इसी प्रकार हमारा तृतीय समीकरण भी हो जाता है। तृतीय समीकरण क्या होगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। अब स्क्वायर भेज देते हैं तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, यानी भी का मान क्या हो जाएगा, √2gh। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर जो है समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और लाइक का आपका मर्जी की बात है, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा तभी लाइक करेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें अच्छा लग रहा होगा तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।